अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जनाब, आज की वीडियो जो मैं बना रही हूँ, मैंने इसको बनाने से पहले कोई 100 दफ़ा सोचा कि मुझे बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। बिकॉज़ अगर मैं कुछ बताने की कोशिश करती हूँ या कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ या किसी चीज़ की अवेयरनेस देने की कोशिश करती हूँ, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस बात को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं मतलब जो पता नहीं क्यों अपनी ज़ात के ऊपर लेने बैठ जाते हैं उस बात को, या फिर मुझ पे डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर देते हैं। क्या वहाँ बैठी हुई क्या कर रही हैं, आप भी वापस आ जाएं। सो वट एवर, बट आई थॉट कि नहीं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मुझे बोलना चाहिए, इसके ऊपर मुझे बताना चाहिए, बिकॉज अवेयरनेस इज़ वेरी नेसेसरी। देखें, किसी का किसी भी मुल्क में जाना ज़ाती फ़ैसला है, आप आए ना आए इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस कंट्री में जाने के बाद, उस कंट्री में रहने के बाद व्हाट कुड यू फेस। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, एक रिसेंटली वाक़या हुआ कनाडा में जो बहुत अफसोसनाक है और बहुत से लोगों की नज़रों से गुजरा भी होगा। उस वाक़ये ने मुझे मजबूर कर दिया था सोचने पर, और उस वाक़ये ने मुझे मजबूर किया इस वीडियो को बनाने के लिए। जिन लोगों को बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता उनको मैं बताती ही चलती हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं किस बात के ऊपर बात कर रही हूँ, क्या इसका रेफरेंस एक्चुअली एक लड़की ने पोस्ट की थी फेसबुक के ऊपर 3 या 4 दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि उसका भाई कनाडा पढ़ने गया है, वो वहाँ से BScs कर रहा है और वो अप्रैल के महीने में पढ़ने गया है, और सिंस 5 अगस्त से उसकी फैमिली का कांटेक्ट उस बच्चे से हो नहीं पा रहा। नाउ दे आर ऑब्वियसली वेरी वरीड अबाउट इट। उसके बाद उनको कुछ सोर्सेज से पता चला, लोकल पुलिस वगैरह ने बताया कि उनके भाई को जंप करते हुए देखा गया है नियाग्रा फॉल के अंदर। और इस बच्ची की मैंने पोस्ट बहुत सारे ग्रुप्स में देखी थी, और मैं दिल से दुआ गो थी कि अल्लाह ताला इसके भाई से इसका ना राब्ता हो जाए, क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान में बैठे हुए या हम किसी अब्रॉड की कंट्री में बैठे हुए, अगर हमारा अपने घर वालों से कनेक्शन नहीं हो पाता, किसी तरह से बातचीत नहीं हो पाती 3-4 दिन, तो आइदर वे, चाहे पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, जहाँ कहीं बैक होम में बैठे हुए या अब्रॉड में बैठे हैं, दोनों सूरतों में दोनों परेशान होते हैं। क्योंकि दिन में एक दफ़ा या 2 दिन में एक दफ़ा बात हो जाए ना, आपके दिल को तसल्ली हो जाती है कि भाई ठीक है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल ये खबर आई है, उसकी फैमिली की तरफ से भी कंफर्म किया गया है कि वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा अब, और उसका इंतकाल हो चुका है। एक्चुअली उसने सुसाइड कमिट की थी, और दुआ है कि अल्लाह ताला उस बच्चे के फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जितनी भी सोर्सेज से मुझे पता चला अब तक, उसमें यही पता चला है कि अहमद राफ़ी वॉज अ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थ्रू आउट हिज एकेडमिक करियर। वो बच्चा अभी अप्रैल में पढ़ने गया था, मतलब कितना टाइम हो उसे गए हुए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, हार्डली 4 मंथ्स बीन पास, मतलब इससे ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, उसको 4 महीने हुए थे उसे गए हुए यहाँ से अभी। लेकिन वो बच्चा वहाँ जाके डिप्रेशन का शिकार हुआ, वो वहाँ जाके लोनलीनेस का शिकार हुआ, वो वहाँ जाके होम सिकनेस का शिकार हुआ, और ऑन टॉप ऑफ डैट उसको उसकी यूनिवर्सिटी में बुली किया जा रहा था। मतलब कौन उसे बुली कर रहा था, क्यों कर रहा था, ये रीज़न तो सामने नहीं आई, लेकिन यही सुनने में आ रहा है कि उसकी वीडियोस कुछ बनाई गई थी जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता था, और उसकी वजह से उसने एक्चुअली सुसाइड जाके कमिट कर ली। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, अहमद वॉज हार्डली 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, 18 साल का बच्चा था। 18 साल क्या होती है मेरी नज़र में, तो 18 साल बचपन ही होता है अभी। मतलब आपने स्कूल और कॉलेज की ज़िंदगी छोड़ी ही होती है, जहाँ पे आप सोच होते हैं अच्छा अब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अब हम पढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, कुछ प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आपने कदम नहीं रखा होता अब तक। और ये भी मैं बताती चलूँ कि ये इकलौता बच्चा था अपने माँ बाप का, बच्चा इन द सेंस कि इकलौता बेटा था, 6 इसकी बहनें थी। तो आप सोच सकते हैं एक माँ बाप पे इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात और क्या गुजरेगी कि उसके सामने उसकी जवान जहान औलाद का जनाजा उठे। एज अ माँ बाप हमारी यही दुआ होती है कि देखें, आना जाना किसने दुनिया में पहले ये तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन एज अ पेरेंट्स हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे जीते जी हमारी औलाद को कुछ ना हमारे सामने से। उसके पेरेंट्स किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, किस दुख से गुजर रहे हैं, किस अजियत से गुजर रहे हैं, इसका तो शायद हम अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते। बस दुआ अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और उसके अलावा शायद हम कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, इंसान बड़ा बेबस है। लेकिन अहमद के इंतकाल के बाद कुछ बातें मेरे जहन में आई हैं जो मुझे लगता है एज अ पेरेंट्स हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चे की तो देखिए ख्वाहिश होती है कि हाँ भाई मुल्क छोड़ो निकल जाओ बाहर, ये हर बच्चे की ख्वाहिश है आज के दौर में, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं ख्वाहिश जायज़ भी है। लेकिन एज अ पेरेंट्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर हैं, कुछ चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हमें समझाने की ज़रूरत है अपने बच्चों को। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ और मैं हमेशा समझाती भी हूँ कि बाहर मुल्क के अंदर पैरेलल चलती है तन्हाई और डिप्रेशन। आपका यहाँ पे हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, अगर हर बंदा नहीं भी है तो हर दूसरा बंदा ज़रूर डिप्रेशन का शिकार। आप चाहे तो यहाँ के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें। बाहर के मुल्कों में एक तो दिन लफाजी तौर पे कहना कि इंसान तन्हा होता है, लेकिन लिटरली अब्रॉड में इंसान बहुत ज़्यादा तन्हा होता है। एज अ फैमिली फिर भी तन्हाई कम हो जाती है कि आपके बच्चे आपका दिल लगा लेते हैं, मियाँ बीवी आपका दिल लगा लेते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जब इंसान अकेला हो रहा था, पाकिस्तान इंडिया वगैरह से अकेला आता है, यहाँ कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, किसी से वो दुख शेयर नहीं कर सकते अपना, तो वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं।
और जो इस तन्हाई को ज़्यादा कर देता है ना, जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, वो यहाँ का वेदर है। टू बी ऑनेस्ट, ये चीज़ मुझे ज़ाती तौर पे फील होती है। मतलब 8 महीने ठंड रहना, उस ठंड के साथ आपको एक ना ग्लूमी सा वेदर होता है। यहाँ पे 3:30 बजे अंधेरा हो जाता है पूरी रात, मतलब 3:30 से लेकर लगा लें सुबह 7-8 बजे तक, जब तक सूरज नहीं निकलता। और ये अंधेरा आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। टू बी ऑनेस्ट, ज़ाती तौर पर मुझे ऐसा ही लगता है। हो सकता है आपकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ हो, लेकिन ज़ाती तौर पर मैंने यही एक्सपीरियंस किया यहाँ पर। सो अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा, अगर आपस में बहन भाइयों में लड़ाई हो रही है, कोई भी वैसी भी किसी चीज़ पर उसकी आर्गुमेंट किसी से हो जाती है और उसको वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा, वो रो पड़ता है, ये वो परेशान ज़्यादा हो जाता है, ये वो स्ट्रेस में ज़्यादा चला जाता है, तो प्लीज़ पहले उसको इतना कैपेबल बनाएं कि वो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना अकेले कर सके। उसे पेरेंट्स की, उसे सिबलिंग्स की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब आप अब्रॉड आते हैं यहाँ पे कोई नहीं होता, आप अपने आप में अकेले होते हैं, आपको हर चीज़ अकेले ही फेस करना पड़ती है। और प्लीज़ दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपने बच्चों को बाहर मुल्क में पढ़ने भेज रहे हैं तो प्लीज़ उनके ऊपर ये बर्डन ना डालें कि तुम जा रहे हो तो हमारा फ्यूचर तुमसे जुड़ा हुआ है। अब नहीं डालेंगे। अगर आपका फ्यूचर उससे जुड़ा है तो प्लीज़ उसको अपने साथ रखें, वहाँ उसे बोले कमाएं, लेकिन प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों के साथ ये जुल्म ना किया करें। उन्हें कभी ना कहें कि तुम जाके कमाओगे तो ही हमारी ज़िंदगी बनेगी। एक बच्चे की जगह अपने आप को रख के देखें, वो कमाए, वो पढ़े, वो अपना आप संभाले, वो सारे घर के काम संभाले जो वो आप पहले कर देते हैं। मतलब कपड़े धोना, खाना पकाना, घर की सफाई करना, वो तो उसने यहाँ करना है और ख़ुद ही करना है। उसके बाद वो असाइनमेंट्स बनाए, नए कंट्री में अपने आप को एडजस्ट करे, अकोमोडेशन ढूंढने के मसाइल को फेस करे, चप्पा फिर के वो नौकरी ढूंढे। वो अकेला इंसान क्या करे यहाँ पर। और जब किसी बच्चे को पता होता है ना कि उसने माहाना इतना पैसा भेजना है, तो वो बच्चा महीना शुरू होते ही परेशान होना शुरू हो जाता है। अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो बेचारा कर्जा ले लेके पैसे भेज रहा होता है अपने माँ बाप को। तो प्लीज़, मैं समझती हूँ कि आप बहुत मेहनत करके भेज रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को तभी भेजें जब वो ये स्ट्रेस भी हैंडल कर सके ना। 18 साल का बच्चा अगर जाता है, मैं ये नहीं कह रही उसकी फैमिली ने ऐसा स्ट्रेस दिया होगा, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि अगर 18 साल का 19 साल का बच्चा आता है और उसके ऊपर ये स्ट्रेस भी हो, तो सोचो वो अपने आप को कैसे मैनेज करेगा। ये चीज़ हम अपने ऊपर रख के भी सोच सकते हैं। अगर हम 18 साल की उम्र में और हम पे इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतने सारे काम हमने करने हो, तो हम कैसे इतने सारे इमोशंस को रेगुलेट करेंगे, कैसे इन सबको हैंडल करेंगे अकेले, जब कोई सपोर्ट सिस्टम भी हमारे साथ ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि हर बच्चा ऐसा ही होता है, हर बच्चा ही चीज़ें नहीं संभाल सकता या हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो हर चीज़ के लिए पहले अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं। उनको उनके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और एज अ पेरेंट्स हमें अच्छे से पता होता है कि कौन सा बच्चा हमारा इस तरह का है कि वो अकेले सब कुछ मैनेज कर सकता है, और कौन सा बच्चा ऐसा है जो नहीं मैनेज कर सकता, जिसको हमेशा हमारे साथ की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका बच्चा बाहर मुल्क पढ़ने जा रहा है और अगर आप उसकी ग्रेजुएशन की, मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रही हूँ, उसके 2 साल की फ़ीस कम से कम या 1.5 साल की फ़ीस नहीं भर के भेजे तो खुदारा उसको भेजे ही नहीं यहाँ पे। एक तो नए मुल्क में आने का स्ट्रेस, तनहा रहने का स्ट्रेस, फिर ऊपर से एक नया स्ट्रेस उस बच्चे के ऊपर कि उसने अब कमाना है भी और अपनी फ़ीस भी भरनी है। अगर एक सेमेस्टर गुजर गया, दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस वो नहीं गैदर कर सकता तो वो परेशान हो जाता है, वो पैनिक कर जाता है कि यार अगर मैंने फ़ीस ना भरी तो मुझे वापस जाना पड़ जाएगा। वापस जाने का मतलब है जो मेरे माँ बाप ने ये पैसा लगाया था यहाँ पे मुझे भेजने के लिए, मेरी फ़ीस भरने के लिए, सब पानी में चला जाएगा। सो प्लीज़ उसकी इतनी फ़ीस ज़रूर भर के भेजें कि अगर वो 2-3 सेमेस्टर नहीं जॉब ढूंढ पा रहा है या उसको नहीं मिल पा रही है, वो फ़ीस गैदर नहीं कर पा रहा, तो वो परेशान ना हो, उसे ये ना हो कि यार अब क्या होगा मेरे साथ। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ बच्चों को जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलती है, लेकिन किस्मत प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। कुछ बच्चों को दूसरे दिन ही मिल जाती, कुछ बच्चों को 6-6, 7-7 महीने नहीं मिलती। लेकिन जिन्हें 6-6, 7-7 महीने नहीं मिलती, फिर वो क्या करें? अगर उनकी फीस भी नहीं भरी, सेकंड सेमेस्टर की जॉब भी नहीं मिली उन्हें, तो वो फिर क्या करेंगे? खुद सोच के देखें ये बात। सो ये फाइनेंशियल जो स्ट्रेस है उसका, ये आपको कम करना होगा। अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजें तो आप उसको इसलिए नहीं बाहर भेजेंगे कि ये पैसे कमाएगा। आपने उसे बाहर भेजना है तो आपने इसलिए भेजना है कि इसका बेटर फ्यूचर होगा, ये अच्छी एजुकेशन हासिल करेगा। अल्टीमेटली तो देखें, यहाँ हर बंदा ही पैसे बनाने की मशीन बन जाता है एक वक्त के बाद, लेकिन एज ए स्टूडेंट जो बच्चा पढ़ भी रहा है, जो बच्चा घर के काम भी खुद कर रहा है, जो बच्चा तनहा भी रह रहा है, जो बच्चा नए माशरे में आके बस रहा है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर ये फाइनेंशियल बर्डन भी डाल देना, ये जुल्म है उसके ऊपर। और प्लीज़ एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक 18 साल के बच्चे का स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेवल, मैनेज करने का तरीका एक 25 साल के इंसान से, एक 30 साल के इंसान से और एक 35 साल के इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। आप उस पर उतना ही बोझ डालें जितनी उसकी उम्र है, जितनी उसकी समझ है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ अगर आपके बच्चे बाहर मुल्क गए हैं और आपके पास भी पैसा ख़त्म हो जाता है 1.5-2 साल के अंदर, देखें मैं समझती हूँ अगर आपका बच्चा नहीं मैनेज कर पाता फीस 1.5-2 साल बाद भी, और आपका पैसा भी लगा है, बच्चे का पैसा भी लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर बच्चा नहीं पढ़ सका? पैसा डूबेगा। पैसा डूबना इज़ नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट। मैं मानती हूँ बहुत से घरों के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन याद रखेंगे जान सबसे इंपॉर्टेंट होती है हर इंसान के लिए, हर तरह की फैमिली के लिए, हर तरह की क्लास के लिए।
तो आपने अपने बच्चे को ये कह के भेजना है, ये समझा के भेजना है कि बेटा हम कोशिश करें कि बाकी फीसेस भी हम मैनेज कर लें, हम भर दें तुम्हारी बाकी की फीसें, लेकिन अगर हम नहीं भर पा रहे और तुम भी मैनेज नहीं कर पा रहे तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं है। तुम्हारी जान से बढ़ के, तुमसे बढ़ के कोई नहीं हमारे लिए। वापस आ जाना, घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। हम तुम्हारा टिकट भेजेंगे, कुछ भी करके तुम्हें वापस बुला लेंगे, लेकिन तुमने ये नहीं सोचना कि तुम तनहा हो गए, तुम परेशान हो जाइए, तुम स्ट्रेस में चले जाओ। प्लीज ये बात याद रखिएगा, ये बात खुद को भी समझाइएगा, अपने बच्चों को भी समझाएं कि जान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। पैसा आना जाने वाली चीज़ है। बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जिनके पास जिंदगी में कभी कुछ नहीं था, लेकिन आज वो मिलियनियर्स हैं। और मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिंदगी में पहले मिलियनियर्स है, आज वो रोड पर हैं। लेकिन ये पैसा आने जाने वाली चीज़ है ना, आज आपके पास है, कल नहीं है। लेकिन जान एक ऐसी चीज़ है, अगर वो एक दफ़ा चली जाती है तो दोबारा कभी नहीं आती। वंस यू आर गॉन फॉर एवर। पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज़ अपने बच्चों के दोस्त बने, अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बने। बेस्ट फ्रेंड नहीं भी बनते तो एटलीस्ट उनसे इतना अच्छा बॉन्ड ज़रूर बनाएं कि वो आपसे हर बात शेयर कर सके। अगर उन्हें कहीं कोई बुली कर रहा है, कहीं कोई उन्हें तंग कर रहा है, कहीं कोई उन्हें परेशान कर रहा है, तो आपने उन्हें ये कॉन्फिडेंस देना है कि वो हर बात सबसे पहले जो बताएं वो आपको बताएं, वो आपसे शेयर करें। और यहाँ मैं बात आपको एक और भी बता दूं कि ये रिलेशनशिप जो होता है ना, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप से खुल के बात करते हैं, ये एकदम से बिल्ड नहीं होता। इसको बनाने के लिए सालों की मेहनत दरकार होती है। वो बचपन से जब होते हैं ना 2-3 साल के, तब से आपको मेहनत करना पड़ती है, तब जाके जवानी में वो इस स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ वो हर बात आपसे खुल के करते हैं, हर बात आपसे शेयर करते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। क्योंकि मैंने अक्सर ये बात नोट करी कि एज अ पेरेंट्स हम बहुत दफ़ा अपने बच्चों पे यकीन नहीं करते। वो कोई बात कह रहे होते तो हम कहते हैं अच्छा इट मस्ट बी यू, जिसने पहले गलती करी होगी, बाद में किसी और ने गलती करेगी। अगर उसने आपको ऐसा कहा तो आपने भी कुछ किया होगा। नहीं, लेकिन इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। यू हैव टू ट्रस्ट योर चाइल्ड। मतलब अगर आपका बच्चा बता रहा है फलाने ने कुछ कहा या करा है, तो प्लीज़ जाके इमीडिएट एक्शन लें, जाके पूछें, जाके बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, टीचर से बात करें, स्कूल से बात करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बच्चा रोए, आपका बच्चा अगर आपको बता रहा है तो आप उसे कहें यार लेट इट गो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। नहीं, पर आपने फौरन एक्शन लेना। आपने अपने बच्चे को ये ट्रस्ट देना, उसको ये समझाना है, ये बताना है कि आपकी बैक पे हम खड़े हैं, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एज ए स्टूडेंट आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि यहाँ के मसले मसाइल जितने भी आपने आज तक सुने सब सच है। यहाँ पे आपके लिए कुछ भी प्लेटर में रख के नहीं मिलने वाला। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें। आपने मेहनत भी करनी है, आपने मुशक्क़त भी करनी है, आपने अपना 100% देना है, पर आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो बात तो सारी वहीं ख़त्म हो जाती है। आप जब हिम्मत हारने लगे तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि अल्लाह ताला ने कुरान में वादा किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जितनी भी मुश्किलात आप पे पड़ रही हैं टेम्परेरी हैं। कोई भी इंसान सदा मुश्किलों में नहीं रहता और कोई भी इंसान सदा आसानियों में नहीं रहता। हर एक के साथ आसानियां और मुश्किलें जुड़ी हुई हैं। और आपने हमेशा अपना मकसद याद रखना है कि आपने फर्स्ट स्टेप पे इस कंट्री में आने के बारे में सोचा ही क्यों था। इस कंट्री से मुराद कोई भी अब्रॉड का कंट्री जहाँ पे आप पढ़ने गए, क्यों आपने सोचा था कि आप इस मुल्क में पढ़ने आए। अगर आप पढ़ने हैं, अगर आपने सोचा था कि मैंने कुछ बनना है, अपनी ज़िंदगी को संवारना है, तो आपने मेहनत करनी है, परेशान नहीं होना और नए मुल्क के अंदर दोस्त बनाने, ताकि आपका टाइम गुजर सके। तनहा रहेंगे तो तन्हाई में कभी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती परदेश के अंदर। एंड जस्ट सपोज किसी भी वजह से अगर आपके दोस्त नहीं बन पाते तो बाहर मुल्कों में ना बड़ा स्कोप होता है सोशल सर्विस करने का। आप जाके एज अ वॉलंटियर उनके साथ काम करें, उन्हें बताएं कि आपको लोगों के साथ रहना पसंद है, लोगों के साथ काम करना पसंद है, और वो आपको ज़रूर चांस देंगे। उसमें आपको पेड कुछ नहीं होता, लेकिन आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है। आप लोगों के दरमियान रहते हैं, आप दूसरों की स्टोरी से सीखते हैं, उनसे समझते हैं। आपको पता चलता है कि यार दुनिया में आप एक इंसान तनहा और परेशान नहीं, आपके अलावा भी दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं। अब सवाल अगर आप ये पूछते हैं कि इनको कैसे ढूंढा जाए, तो आप जस्ट गूगल पे लिखें कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नियर मी, और या फिर आप लिख दें सोशल सर्विसेज नियर मी। आप उनके पास अप्लाई करें, जाके उनसे बात करें, वो आपको ज़रूर वेलकम करेंगे। जब आप लोगों में बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और आपकी तन्हाई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। डिप्रेशन से आप निकल आते हैं। इंसान का डिप्रेशन सिर्फ तभी बढ़ता है जब आप तन्हा रहते हैं। बाकी जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज के व्लॉग से मैं अपनी बात डिलीवर कर सकूँगी। जो मैं मैसेज पहुंचाना चाहती थी आप लोगों तक, वो आप तक पहुंचा होगा। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उन्हें हर तरह की बुराई और हर तरह के शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।